स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भी आप लोगों का क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री जो है स्पेशली बिहार बोर्ड का, उसका एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लाइन बाय लाइन एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। हर चैप्टर का हम लोग पार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि आपके जो किताब में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनका भी क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है लाइन बाय लाइन। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। अभी हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। इस तीसरा चैप्टर है ये। कितना चैप्टर है जी? तीसरा चैप्टर, इकाई 3 है और पार्ट का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका पार्ट 1 है हिंद और चीन। देखिए, हिंद चीन एक ऐसा जगह है, एक ऐसा देश है जहां पे हिंदुस्तान और चाइना यानी भारत और चाइना दोनों की सभ्यता और संस्कृति है। मतलब दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग इंडियन कल्चर के लोग हैं और कुछ लोग चाइना कल्चर के लोग हैं। दोनों लोग एक ही जगह है, जिसके चलते उस जगह का नाम क्या पड़ गया है? हिंद चीन पड़ गया है। इसको इंडो चाइना कहा जाता है, इंडो चाइना या हिंद चीन कहा जाता है। लेकिन बात ये हो रही है कि हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, राष्ट्रवादी आंदोलन का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि हमारे देश में गुलाम बनाकर अंग्रेज हमें रखते थे, तो उसके लिए हमारे देश के कई वीर लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए, जिसके चलते वे लोग यहाँ से चले गए। उसी तरह हिंद चीन में भी विदेशी आक्रमणकारियों ने उन्हें गुलाम बना लिया था और वहाँ के लोगों ने भी उनका क्या किया? विरोध किया, आंदोलन किया और अंततः हिंद चीन आज़ाद हो गया। तो कैसे आज़ाद हुआ, किन किन लोगों ने क्या क्या किया उस देश को आज़ादी कराने के लिए, उसी के बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला चीज कि जिस तरह अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे, तो फ्रांस हिंद चीन को गुलाम बना के रखा था। जिस तरह अंग्रेज हमारे यहाँ आंदोलन करने पर चले गए, उसी तरह फ्रांस भी हिंद चीन में आंदोलन करने के बाद क्या हो गए? चले गए। अंततः मतलब इतना जल्दी नहीं, बहुत सारी परेशानियां हुई, उसके बाद ही गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन समझते हैं अपने किताब से। किताब भी आप अपना निकाल सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। अब बताया जा रहा है कि आपके मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि हिंद चीन है कहाँ? पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है ना? तो हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं जिनका नाम आप लोग जरूर कभी न कभी सुने होंगे। एक है वियतनाम, एक है लाओस और एक है कंबोडिया। ये 3 देशों को मिलाकर हिंद चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद चीन कहा जाता है। इन 3 देशों में चाइना के कल्चर और इंडिया के कल्चर दोनों मिश्रण है, जिसके चलते इनको हिंद चीन कहा जाता है। लेकिन अगर देश का बांटा जाए उसमें तो 3 देश हो जाएगा, ठीक है ना? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में। और कोष्ठ में दिया है 2.80 लाख, मतलब कि 3 लाख लगभग या 2.80 यानी कि उसी के आसपास में ये है, थोड़ा इधर उधर। जैसे कि हमारा क्या है, हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये है मात्र 3 लाख, यानी कि इंडिया इससे करीब करीब 10 से 11 गुना बड़ा है। छोटा सा देश है, उसी में 3 देश है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन का है। मतलब उत्तर में इनका क्या है जी? म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहा जाता है। म्यांमार को बर्मा कहा जाता है, चीन है। दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के ही कुछ क्षेत्र पड़ते हैं। दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया पर किन संस्कृति का प्रभाव था? भारतीय संस्कृति का। चौथी शताब्दी का अर्थ हुआ 300 ईस्वी की बात हो रही है। कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी, जहां का शासक भारत वंशीय था। यानी कि 4वीं शताब्दी में
वहां पे एक कम्बुज राज्य की स्थापना हुई थी, जिसका शासक कौन था जी? भारतवंशीय था। भारतवंशीय का अर्थ हुआ कि भारत का कोई रहने वाला वहां पे राजा बना था, दूसरे देश में जा करके, और राजा कहाँ का बन गया था? भारत का व्यक्ति बना था। कम्बुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकुर मंदिर का निर्माण कराया था। आपकी किताब में एक चित्र दिया है मंदिर का, आप लोग देख सकते हैं, यही मंदिर है, वो आपकी किताब में भी दिया है। ये कौन सा मंदिर है? अंकुर मंदिर है। कहीं कहीं पे अंकुरवाट का मंदिर भी लिखता है, अंकुर, या कहीं कहीं क्या लिखता है? अंकुरवाट का मंदिर। तो आपसे पूछा जाए कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है, तो आप कहेंगे लाओस, कंबोडिया में। लाओस और कंबोडिया में है। और उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपने कहेंगे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था 12वीं शताब्दी में। कब किया था? 12वीं शताब्दी में। और ये एक भारत का रहने वाला शासक था, मतलब कि भारत का व्यक्ति था, भारतीय था। ठीक है, आगे है। परंतु 16वीं शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी आते थे, जो राजा ने बनाया था कम्बुज राज्य, वो धीरे धीरे क्या हो गया? पतन हो गया, समाप्त हो गया। और मध्यकाल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन और कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना गया। बात आ गया ना यहाँ पे कि हिंद चीन के नाम से क्यों जाना गया? तो कुछ जगहों पर हिंदुस्तान का प्रभाव पड़ा और कुछ जगहों पर चाइना का प्रभाव पड़ा, जिसके चलते इसका नाम क्या रख दिया गया? हिंद चीन के नाम से जाना जाने लगा। हमारा अगला टॉपिक है व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। मतलब कि कैसे व्यापारिक कंपनियां यहां पर आई, हिंद चीन में आई। आगमन मतलब होता है आना। और फ्रांसीसी प्रभुत्व, और कैसे फ्रांस के लोगों ने यहाँ पे अपना प्रभुत्व कायम किया, अपनी राज्य की स्थापना की, अपना शासन स्थापना की। देखिए, जिस तरह अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, सेम प्रक्रिया से फ्रांस ने हिंद चीन को गुलाम बना लिया। वे लोग भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, और यहाँ पे यहाँ की राजनीति को समझते हुए, यहाँ के राजाओं को समझते हुए, उनकी कमजोरियों को पकड़ करके, और धीरे धीरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया। उसी तरह फ्रांसीसी भी हिंद चीन में व्यापार करने के लिए ही आए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ की कमजोरी को पकड़ करके और अपना दिमाग लगा करके धीरे धीरे हिंद चीन को खोखला कर दिया और वहां पर अपना शासन जमा लिया। कैसे क्या क्या हुआ, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला, तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे, और 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार किया था। आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में किए थे। उससे पहले 1492 ईस्वी में कोलंबस निकला हुआ था भारत की खोज के लिए, लेकिन वो भारत की खोज करते करते अमेरिका की खोज कर डाला। ठीक है, उसे लगा कि शायद अमेरिका के लोग को ही शायद वो इंडिया समझ गया था, उसका नाम उसने रेड इंडियन रख दिया था। लेकिन बाद में पता चला, जब अमेरिगो वेस्पुची, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, उसने पता लगाया कि नहीं भाई, ये इंडिया नहीं है, ये कोई अलग देश है। वो उसी के नाम पे उस देश का नाम अमेरिका पड़ा। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा निकला भारत की खोज के लिए। तो भारत की खोज करते करते एशिया, मध्य एशिया के कई सारे देशों की खोज कर डाली, जिसमें उसमें मुलाकात उसके हिंद चीन की भी हुई थी। तो वो एक व्यापारी था, एक बिजनेसमैन था, अपना सामान बेचने आया था। तो वो हिंद चीन को भी जानकारी कर लिया कि हिंद चीन कहाँ, वहां से व्यापार करना शुरू कर दिया। 1510 में मलक्का, उसका एक जगह है मलक्का हिंद चीन में, उसको उसने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, और वहीं से वो हिंद चीन के साथ क्या करने लगा? व्यापार करने लगा। तो नीचे आप लोग चित्र देख सकते हैं, ये वास्को डिगामा है जो नाव से आया था समुद्री मार्ग से इंडिया में। ये बहुत ही मतलब खतरनाक आदमी था। ये चाहता था ये भी इंडिया पे राज करने के लिए, लेकिन इंडिया पे राज नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी व्यापारी आता था ना, वो चाहता था कि भाई राजा बन जाए,
लेकिन सब कोई टिक नहीं पाया। तो ये भी यहाँ पे प्रयास किया, लेकिन पुर्तगाल का था, फिर धीरे धीरे ये वापस भी लौट गया। इसे लग गया कि मुझे यहाँ पे लोग टिकने नहीं देंगे। तो याद रखेंगे कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, और 1510 में मलक्का को इसने व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन के साथ व्यापार करना शुरू किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा ने। आगे है, उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। यानी जब ये चला गया पुर्तगाली, तब आया स्पेन। कौन सा देश आया? स्पेन। ये भी कुछ दिन रहा, चला गया। डच, ये लोग भी प्रयास किए, सफल नहीं हुए, चले गए। इंग्लैंड भी, अंग्रेज भी गए थे, ये लोग भी वहां पे सफल नहीं हुए। और लास्ट में किनका आगमन हुआ? फ्रांसीसियों का। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पे भी हम लोग अपना क्या कर लें, अधिकार जमा लें, लेकिन फ्रांसीसी वहां पर उनसे थोड़ा सा ताकतवर पड़ गए। याद रखिएगा, भारत में भी फ्रांसीसियों ने अपना कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज मजबूत पड़ गए थे उनसे, जिसके चलते उनको भागना पड़ा। और हिंद चीन में फ्रांसीसी मजबूत पड़ गए किन पे? इंग्लैंड वालों पे, तो उनको वहां से भागना पड़ा। होता है ना कि कहीं पे आप जीतते हैं तो कहीं पे आप हार जाते हैं। व्यापार शुरू इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया। मतलब कि व्यापार करने के लिए सभी देश आए, वो चाहे पुर्तगाल हो, स्पेन, डच, इंग्लैंड, कोई भी हो। लेकिन फ्रांस एक था जो केवल व्यापार नहीं के बल्कि यहाँ के राजनीतिक हिस्सा भी लिया। यहाँ के नेताओं से, यहाँ के राजाओं से भी मिलना जुलना उसका शुरू हो गया। लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। यानी कि 17वीं शताब्दी में, यानी 1600 ईस्वी में बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी जो थे, पादरी, वो हिंद चीन पहुंच गए। यानी इन लोगों को वहां की राजनीति में हिस्सा लेना था, केवल व्यापार नहीं करना था, बल्कि वहां पे अपना अधिकार, अपना शासन करना था। इस मकसद से ये लोग आए थे। आए तो थे सब उसी मकसद से, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन सफल कौन हो गया? फ्रांस सफल हो गया। सन 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। अन्नाम एक जगह है, फेमस जगह है हिंद चीन का। तो उसमें इसने क्या किया, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट वहीं पे शुरू किया था। और 1747 में, इसी टाइम में अंग्रेजों ने भारत में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। और सबसे पहले उन्होंने इंटरेस्ट सूरत से लिया। कहां से? जो गुजरात में पड़ता है। उसी तरह ये अन्नाम, ये लोग अन्नाम से बिजनेस व्यापार स्टार्ट किया अपना। 1787 ईस्वी में कोचीन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला। कोचीन चीन एक शहर है वहां का, वहां के शासक के साथ इन्होंने संधि कर लिया। संधि मतलब होता है दोस्ती कर लिया। लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। और 19वीं शताब्दी में अन्नाम, कोचीन चीन में फ्रांसीसी पदार्थों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई, तो ये जो अन्नाम था, कोचीन चीन में, यहाँ के जो लोग थे वो फ्रांसीसियों को समझ गए थे। अरे ये यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में ये लोग कंपनियां खोल रहा है, बहुत सारी मात्रा में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? ये सब, ये धीरे धीरे हमें गुलाम बना रहा है। लोग इस चीज को समझ गए और लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है चाइना। क्योंकि आज हम लोग चाइना के गुलाम हो चुके हैं। डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम गुलाम हैं। आज कौन कौन सा घर है जहां पे चाइना का सामान यूज नहीं हो रहा है? शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसके घर में कोई भी चीज चाइना का एक भी सामान ना हो। ऐसा बहुत ही कम घर होगा। तो सोचिए, एक तरह से हम उसके गुलाम हो चुके हैं, उसके सामान के हम गुलाम हो चुके हैं। उसके सामान के बिना हम लोग का काम नहीं चल रहा है। तो वही मोदी जी का है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, मतलब अपने देश की वस्तु का ज्यादा यूज करें, ताकि वे लोग हमें गुलाम न बनाए। क्योंकि कोई भी देश गुलाम इसी तरह बना है कि पहले हम उनकी वस्तु खरीदते हैं, उस पर डिपेंड हो जाते हैं, और बाद में वो सामान देना बंद कर देते हैं। जब सामान देना बंद कर देंगे तो हम पागल हो जाएंगे, भाई हम कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं। तो अंततः उनके सामने झुकना पड़ता है। इसलिए हम उनसे दूरी जितना बनाए उतना अच्छा है। तो यही काम फ्रांसीसियों ने किया था हिंद चीन में।
जिसके चलते वहां के लोगों ने वहां पे आंदोलन करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारा सामान हमें नहीं चाहिए। गांधी जी ने भी भारत में विरोध किया था विदेशी वस्तुओं का, कि नहीं, ये विदेशी वस्तुएं सबसे हमारे लिए खतरनाक है, इसका आदत लग जाएगा, लत लग जाएगा तो उसका आदत छूटेगा नहीं और हम गुलाम बन जाएंगे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया। यानी अन्नाम को इन लोगों ने क्या किया कि सैन्य बल पर, इन लोग अपना सैनिक भी बना लिया था वहां पे, उसको अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद कंबोडिया को भी अपने संरक्षण में ले लिया। और 1783 में तोकीन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। और 20वीं शताब्दी के आते आते, यानी कि 1900 ईस्वी आते आते, पूरा हिंद चीन किसके कब्जे में आ गया जी? फ्रांस के कब्जे में आ गया। तो स्टार्टिंग हुआ था आपका उधर 17वीं शताब्दी से ही, और धीरे 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 20वीं शताब्दी आते आते ये लोग क्या कर लिए? वहां पे अधिकार कर लिए। अब यहाँ पे आपकी किताब में ही दिया है बगल में कोष्ट में कि सबसे पहले कौन यहाँ पे कंपनी, मतलब कौन सा देश आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। आपको याद रखना होगा कि हिंद चीन में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। फिर 2 नंबर पे डच आए थे, 3 नंबर पे इंग्लैंड, और 4 नंबर पे फ्रांस। और ये आके यहाँ पे टिक गया। ये लोग तो रिटर्न हो गए, लेकिन ये आके टिक गया यहाँ पे। अगला टॉपिक है हमारा, हेडिंग है फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, उपनिवेश का अर्थ होता है ना दूसरा घर। जैसे कि मान लीजिए आपका एक अपना घर है और आप जाते हैं कहीं पे एक और घर बना लेते हैं, जिसे आप लोग डेरा कहते हैं कि डेरा बना हुआ है, तो वो उपनिवेश कहलाता है। तो फ्रांस तो अपना खुद का एक देश था, तो वो उसका घर हो गया, और उसने हिंद चीन को अपना घर बना लिया, तो वो उसका क्या हो गया? जैसे अंग्रेजों के लिए भारत उपनिवेश था, अंग्रेजों के लिए भारत क्या था? उपनिवेश था। उसी तरह फ्रांस के लिए हिंद चीन क्या था? उपनिवेश। तो उपनिवेश स्थापना जो हुआ था उसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य मतलब क्या कारण था, उन लोगों का क्या लक्ष्य था? आखिर वे लोग हिंद चीन को अपने कब्जा में किए तो क्यों किए, ऐसा क्या कारण था? वो अब हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। सबसे पहला कारण और मुख्य कारण था फ्रांस के पास हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का, तो वो कारण था ब्रिटिश यानी अंग्रेज और डच, ये दो देशों के लोगों को नीचा दिखाना, क्योंकि ये लोग भी ज्यादा से ज्यादा देशों को गुलाम बना रहे थे। तो ये भी लगातार प्रयास कर रहा था कि तुम एक देश को गुलाम बनाओ, मैं 2 देश बनाऊंगा। और इसी कारण से ये सभी कमजोर और छोटे देशों को गुलाम बनाते गए कुछ यूरोप के दोस्त। वे लोग अपने लड़ाई में छोटे छोटे देशों को कुचल कर रख दिए। लड़ाई उनकी अपनी थी कि कौन बड़ा कौन बड़ा, और इस चक्कर में हमारे जैसे देश कुछ ले गए। तो सबसे बड़ा कारण था, अगर पूछा जाए फ्रांस क्यों हिंद चीन को उपनिवेश बनाया, तो ब्रिटिश यानी अंग्रेज और डच को नीचा दिखाने के लिए कि देखो जो काम तुम लोगों ने नहीं किया वो काम मैंने कर दिया। फ्रांस भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था भारत में भी आए थे, लेकिन ये लोग क्या हो रहे थे? यहाँ पे कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था, यानी कि इंग्लैंड यानी ब्रिटिश। यहाँ पे भी लड़ाई अंग्रेजों से थी और हिंद चीन में भी किससे थी? अंग्रेजों से ही थी। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीनी क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। तो अंत में इन्होंने निर्णय लिया कि भाई लड़ाई तो दोनों तरफ हो रही है, आखिर कोई तो एक जगह छोड़ना ही पड़ेगा। तो वे लोगों ने फैसला किया कि हम भारत को छोड़ के हिंद चीन को कब्जा करेंगे पूरा ताकत लगा के। कारण यह है कि बीच में है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ चाइना है, हम दोनों देश पर ध्यान रखेंगे और समय आने पर दोनों देश को गुलाम बनाएंगे। ठीक है ना? ये सोच थी फ्रांस की।
उसके बाद है दूसरे औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे, पिछड़े समाज को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। अब ये भी बात थी कि जो भी कच्चा माल आएगा वो उपनिवेश से ही आते थे, मतलब जिसको गुलाम बनाया गया उस देश से ही कच्चा माल आता था। कच्चा माल आप लोग समझते हैं, जैसे कंपनी चलता है ना, तो कोई भी कंपनी में सामान जाता है तो उसको कच्चा माल बोलते हैं, और जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उसको पक्का माल बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद उसको आखिर जैसे कपड़ा है, तो कपड़ा का कंपनी में ऐसे कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं ये नहीं जाता है, इसका कच्चा माल होता है एकदम, मतलब कि कपड़ा पेड़ पौधों जैसा ही सब सारा चीज जाएगा और उसमें जा करके कंपनी उसको बना देगी तो पक्का माल हो जाएगा, जो अभी हम पहन रहे हैं। आखिर कंपनी में कोई जाके कपड़ा खरीदता है क्या? कोई जूता के कंपनी में जाकर जूता खरीदता है क्या? वो बाजार में खरीदता है। तो वहां से वो सप्लाई कहाँ किया जाता है? बाजार में किया जाता है। तो आखिर बाजार भी तो चाहिए। तो ये लोग उपनिवेश से दो काम निकालते थे। एक काम कि वहां के कच्चे मालों का प्रयोग करके सामान का उत्पादन करते थे और उस सामान को उसी बाजार में ले जाकर क्या कर देते थे? बेच देते थे। तो इसके लिए इन लोगों को उपनिवेशों की क्या थी? जरूरत थी। ठीक है। तीसरा चीज ये था कि जो पिछड़ा समाज था, पिछड़ा समाज जो पढ़ा लिखा समाज नहीं है, जो डेवलप समाज नहीं है, उन लोगों को इन लोगों ने खुद कहा था कि इन्हें विकसित करना है, इन्हें पढ़ा लिखा कर तेज करना है। ये फ्रांसीसियों का एक अच्छा कार्य था कि वे लोग सोचते थे कि हिंद चीन के लोगों को थोड़ा पढ़ा लिखा दिया जाएगा, लोग थोड़ा सा बुद्धिजीवी हो जाएंगे तो ये लोग अच्छे काम कर पाएंगे। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि पढ़ाना लिखाना एक दिन उसके लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि जब ये पढ़ लिख जाएंगे, दिमाग वाले हो जाएंगे, तो ये गुलामी और अमीरी का अर्थ समझना शुरू कर देंगे। और जब आदमी गुलामी और स्वतंत्रता का अर्थ समझ जाता है तो वो स्वतंत्रता ही अपनाता है। तो ये लोग ये काम किए थे, पढ़ाए लिखाए थे, ये बात सही थी। ठीक है ना। उसके बाद है कि फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। उसके बाद उन्होंने भारतीय ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया। तो तोकीन के जीवन का आधार लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र एवं कोचीन चीन का मेगांग का डेल्टा क्षेत्र। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती थी। देखिए बात समझिए, बात ये है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुरू शुरू में जो फ्रांसीसी थी वे लोग नगरों में अपना शोषण करते थे। नगर मतलब शहर में, वहाँ के लोगों का शोषण करते थे, वहाँ के लोगों को लूटते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका जो लुटाई का कार्य था कहाँ बढ़ गया? ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाका मतलब गांव के इलाकों में। वे वहां पर गए तो देखे कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन पड़ा हुआ है, जैसे कि तोकीन के जीवन का आधार था लाल घाटी, और कंबोडिया का जो मेकांगी नदी का मैदानी क्षेत्र, कोचीन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र, इन सारे चीजों में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं। और वो प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो कहीं पे बहुत सारा कोयला है, कहीं पे टीन का खदान है, जस्ता का खदान है, कहीं पे टंगस्टन है, कहीं क्रोमियम का भंडार पड़ा है। बस ये सारा जितना भी कच्चा माल था उसका निकाले, कंपनी में ले गए और उसका सामान बना बना कर बेचना शुरू कर दिया, जबकि वो था लोगों का, लेकिन वे सारा इसका यूज करना शुरू कर दिए। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की। उन लोगों से भी ये लोग टैक्स के रूप में कुछ कुछ लेना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। फ्रांसीसी समझ गए थे कि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी है, अगर यहाँ पे हम खेती करते हैं तो इसकी उर्वरता शक्ति काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते अच्छी फसल हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि जगह जगह नहर बनवाए, जगह जगह पानी निकालने की व्यवस्था करवाई, ताकि किसान समय से खेती कर सकें। खेती करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगा
और ज्यादा से ज्यादा फसल होगा तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा। ये चीज उन लोगों में था, इस चक्कर में खेती भी अच्छी होने लगी। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं थे, ठीक है ना। अंग्रेज खतरनाक टाइप के थे, बड़ा दिमाग लगाते थे भारत में कि अरे भाई ज्यादा करेंगे तो ये लोग अति चक्कर देगा। वे लोग भी नहर बनवाए थे, ऐसा नहीं है, बनवाए थे। क्योंकि देखिए इन लोगों को लग गया था ना कि इनको जाना ही नहीं है कभी, अंग्रेज हुआ चाहे फ्रांस हो, इनके मन में हो गया था कि हमें अब यहाँ से जाना ही कभी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं था कि मतलब हम यहाँ से एक दिन चले जाएंगे। जैसे कि होता है ना, कोई चुनाव में अगर एक बार जीत जाए ना तो उसको लगता है कि हम पूरा जीवन अब जीतने वाले हैं। उसका दिमाग तब ठनकता है जब वो हारता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, अरे हार कैसे गए भाई। उसको पता होना चाहिए लोकतंत्र है, चुनाव है, लोग हारते हैं जीतते हैं। ये दिमाग में कभी नहीं बैठाना चाहिए कि हम हमेशा जीतेंगे। उसी तरह अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने भी दिमाग में बैठा लिया था। झटका तब लगा जब गांधी जी जैसे लोग यहाँ पे आए, अरे भाई सही में ही भगा दिया बिना मारे पीट कैले यहाँ से। उसी तरह यहाँ पे भी कई वो गांधी जी आगे अभी आएंगे और खतरनाक खतरनाक आपको नाम मिलेगा अभी। चाइना वाला देखो, चाइनीज नाम कैसे होता है। उसके बाद है, इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। उस समय 1931 में विश्व में, पूरी दुनिया में तीसरा स्थान आ गया किसका? वियतनाम का, केवल चावल उत्पादन करने में। जहां पे मतलब खाने के लिए लोग तरस रहे थे, वहां पे इतना ना खेती हुआ, इतना ना खेती हुआ कि दुनिया में बेचा जाने लगा। अपना देश में खप नहीं रहा था। निर्यातक मतलब होता है, एक होता है निर्यात, एक होता है आयात। आयात मतलब होता है जब मंगाया जाता है दूसरे देश से, अपने देश में कुछ मंगाया जाता है तो उसको कहते हैं आयात। और जब किसी देश में क्या किया जाता है, भेजा जाता है अपने देश से, तो उसको कहते हैं निर्यात कहते हैं। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। जमींदारी अपने विकृत रूप में तरह की बंधुआ मजदूरी थी, वहां आ चुकी थी। बंधुआ मजदूरी समझते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को जीवन भर के लिए अपने घर में काम करवाना ही क्या कहलाता है? वो दूसरे के यहाँ काम नहीं कर सकता है, चाहे वो भूखे मर जाए लेकिन दूसरे के यहाँ काम नहीं करेगा, उसको बंधुआ मजदूर कहते थे। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर रहा एवं एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया। और चारों तरफ ये लोग क्या होने लगे कि अच्छी अच्छी सड़कें बनाने लगे, रेल की पटरियां बिछाने लगे। परंतु किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। ठीक है, उत्पादन होने लगा, सारा चीज होने लगा, लेकिन ये लोग इतना ना टैक्स लाद देते थे ना कि किसानों को कुछ बचता नहीं था, वे गरीब के गरीब ही रह जाते थे। यहाँ पे कोष्ट में आपका दिया हुआ है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। क्या थी ये? बंधुआ मजदूरी। वहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। असीमित मतलब जितना चाहे उतना वो उसका अधिकार, पर जो चाहे सो मन में आए कर सकता है, लेकिन मजदूर के पास कोई भी अधिकार नहीं था। जहां तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। यानी फ्रांस के जो पादरी थे, जो कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा कि वे लोग प्रवेश कर गए थे, तो वे लोग क्या करने लगे कि इन लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने लगे। बोले कि तुम लोग जो ये भाषा सीखे हो, चाइनीज भाषा, इंडियन भाषा, ये सब बंद करो, फ्रांसीसी भाषा सीखो, बहुत ही अच्छा भाषा है ये, ठीक है ना। फ्रेंच सिखाने लगे। परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों का डर था, अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन फिर ये भी अंग्रेजों की तरह डरने लगे कि रे भाई कहीं पढ़ा देंगे लिखा देंगे तो इस सकारात्मक डर, कहीं लोग तेज तो नहीं ना हो जाएगा। फिर बाद में चल करके पढ़ाई उन्होंने लो कर दिया, कहीं पढ़ लिख जाएगा तो तेज दिमाग हो जाएगा तुरंत। इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्राय अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। इसलिए जब एग्जाम होता था ना, भले बच्चे पढ़ते थे, आज जब एग्जाम होता था ना, तो जो हिंद चीन के बच्चे होते थे उनको फेल कर दिया जाता था, और जो फ्रांस के बच्चे होते थे उनको क्या किया जाता था? पास करा दिया जाता था। अंग्रेज भी ऐसा ही करते थे। अंग्रेज भी इंडिया के लोगों को फेल कर देते थे और अपने अंग्रेजों को पास कर देते थे। वही अब कोई गलती से इतना ना ज्यादा लिख देता था, इतना ना ज्यादा लिख देता था इंडियन,
कि मजबूरी में उन्हें पास कराना पड़ता था कि भाई अब कहीं गलती नहीं है, नहीं तो ज्यादातर छांट देना ही है, क्योंकि इन लोगों को नौकरी मिल जाएगा, इन लोगों को कोई पद मिल जाएगा, ये लोग अपने देश के बारे में सोचना शुरू कर देगा। इन लोगों को हमेशा ये डर रहता था। स्थानीय जनता एवं कॉलोनियों की सामाजिक स्थिति में आसमान जमीन का अंतर था और 1920 के दशक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। अब इस पर अब सब मान लीजिए आप कोई दिन रात पढ़ाई करता है, आप बहुत मेहनत करते हैं और केवल आप एक हिंद चीन के रहने वाले हैं, आप अपने देश से प्रेम करते हैं, जिसके चलते आपको फेल कर दिया जाता है, तो गुस्सा तो होगा ही अंदर। अब ये सारा जो लड़का लड़की था वो लोग पार्टी बनाने लगा इस सब का विरोध करने के लिए। हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा थी। यानी कि इतना ना ये फ्रांसीसी बच्चों का शोषण किए कि हनोई विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन हुआ और वो विश्वविद्यालय बंद हो गया। एक हनोई विश्वविद्यालय है हिंद चीन में, वो क्या हो गया, बंद हो गया। यहाँ पे देखिए कोलोन शब्द का एक प्रयोग हुआ था, तो कोलोन आपकी किताब में दिया हुआ है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, कोलोन। कोलोन अगर कहा जाए तो समझिए वो फ्रांस के लोगों के लिए कहा जा रहा है। अगला टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, यानी कि हिंद चीन में लोगों के अंदर राष्ट्रीयता कैसे आई, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना कैसे जगी, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, ठीक है ना, उसी विकास के बारे में पढ़ना है हमें। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय विद्रोहों का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह मुखर होने लगा। मतलब लोग विद्रोह तो शुरू से ही करते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये विद्रोह थोड़ा तेज हो गया। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। अब थोड़ा सा भी कोई काम उल्टा सीधा फ्रांस करता ना, तो वहां के लोग क्या करते थे कि विद्रोह करना शुरू कर देते थे। उसी पर फान बोई चाउ ने फान बोई चाउ दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कुआंग दे ने की थी। उसका नाम क्या था, कुआंग दे ने एक क्रांतिकारी दल बनाया था जिसका नाम था दुई तान होई, दुई तान होई। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, फान बोई चाउ। क्या नाम था उसका, फान बोई चाउ ने। एक किताब लिख के पूरा मतलब इसका अर्थ समझते हैं, किताब का अर्थ क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी कि वियतनाम का वो इतिहास जो बर्बाद हो रहा है। यानी इस पर उसने एक कहानी लिखा लोगों को पढ़ने के लिए कि हमारा जो वियतनाम है वो क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, इसका इतिहास समाप्त हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा, इसलिए मेरे देश के नौजवानों जगो और इन फ्रांसीसियों का विरोध करो। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि 1904-05 में एक छोटा सा देश जापान ने रूस को हरा दिया। अब इनके अंदर ये जोश आ गया कि भाई एक छोटा सा देश जब रूस को हरा सकता है तो अगर हम सभी मिल जाएं तो फ्रांसीसी कितने हैं, यहाँ से भगाया जा सकता है। साथ ही रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू, ये दो दार्शनिक है, दो विचारक हैं, जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार भी इन्हें कर रहे थे। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन, क्या नाम था उसका, फान चू त्रिन हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह के विचारों के समर्थक थे। बहुत से छात्र चले गए जापान में पढ़ने के लिए, यहाँ पे तो ये पढ़ने नहीं देगा सब, तो वहां से पढ़ लिख के आएंगे तब समझ के आएंगे सारा खेल क्या है, तब हम लोग विरोध करेंगे। सन्यात सेन के नेतृत्व में एक व्यक्ति है सन्यात सेन, चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुरान फुक होई, जिसका नाम है हिंदी में वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, की स्थापना की। यानी कि वियतनाम कुआन फुक होई एक दल बना था जिसके अंतर्गत ये सारे छात्र लोगों ने बनाया था। इसको किसने बनाया था, छात्र लोगों ने। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अन्नाम, तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था। यानी स्टार्टिंग में हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद था, लोगों के अंदर देशभक्ति की जो भावना थी, वो किन किन जगहों पर थी, कोचिन चीन, अन्नाम और तोकिन जैसे शहरों में था।
परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों की सेना में भर्ती किया गया। हमारे मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मारे जाने वाले में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। मतलब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ये लोग फ्रांसीस क्या करते थे कि हिंद चीन से आदमी ले जाते थे और ले जाकर सबसे आगे खड़ा करा देते थे कि मरेंगे तो कहाँ के मरेंगे, हिंद चीन के मरेंगे। और वे उन लोगों को ले जाते थे जो कभी हथियार भी नहीं उठाए। अब बताओ विश्व युद्ध में चले गए हैं, किसान को उठा लेते थे, चल बंदूक पकड़ आई, ऐसे दबा देने खाली, क्योंकि उन लोगों को तो मुंह माया तो था नहीं, कोई पूछने वाला तो था नहीं, तो बहुत दिक्कत मतलब करना शुरू कर दी। इन सब बातों की प्रक्रिया हिंद चीन के लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक वियतनामिक राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। कहाँ हुआ था जी? कैंटन में। लेकिन सशंकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। लेकिन जब फ्रांस के सरकार ने इस बात को जाना कि भाई हमारे विरोध में कोई दल बन रहा है, तो उन लोगों ने कुछ लोगों को जेल भेज दिया, कुछ लोगों को फांसी चढ़ा दिया और उस दल को समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। दयनीय मतलब क्या होता है जी? खराब होती जा रही थी, दया के योग्य होती जा रही थी। चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पाद, व्यापार एवं मत्स्य, मत्स्य मतलब होता है मछली, मछली व्यापार पर नियंत्रण था। फिर भी ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था। 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ था? चीनी बहिष्कार आंदोलन। इधर भारत में उसी टाइम में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उधर क्या चल रहा था? चीनी बहिष्कार आंदोलन। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हालांकि कोचिन चीन की सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोकिन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंशी कायम रहे। यानी केवल कोचिन चीन में ही फ्रांस का प्रशासन था, बाकी जगहों पे वो पुराने राजा महाराजा थे, वे थे लेकिन नाम मात्र के राजा थे, जिसके लिए रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियां अपनाई गई। उदार नीति मतलब कुछ फ्रांसीसी क्या किए कि अब इन लोगों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करने लगे थोड़ा सा। कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। साथ ही असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू हुआ। कुछ हद तक राजघरानों ने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया, परंतु इन नाम मात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। मतलब कि ये लोग कुछ मतलब इन लोगों के लिए, हिंद चीन के लोगों के लिए फ्रांसीसियों ने कुछ अच्छा काम किया, कुछ उदारता अपनाई, कुछ उन पे रहम किया, लेकिन फिर भी लोग उससे खुश नहीं थे। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कुक, जिसका नाम कहा है हो ची मिन, इसको क्या कहा जाता है? हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। तो याद रखेंगे वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ था? 1925 में। किसने किया था? हो ची मिन एक छात्र था और उसने दल बना दिया था पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? वहीं पे उन्हीं के देश में अपना दल बनाया, साम्यवादी दल, और उस दल को बनाया। फिर मॉस्को गया, वहां से साम्यवाद के बारे में जानकारी हासिल की और सीधे आ गया अपने देश हिंद चीन। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। मतलब वहां की भाषा में इसको कहा जाएगा वियतनाम कांग सांग देंग और हिंदी में कहा जाएगा वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। उग्र विचार मतलब एकदम जोशीला पार्टी था, जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, लोग जोशीले व्यक्ति थे, गरम दल के नेता थे, किसी बात पे एकदम हथियार निकाल लेते थे अंग्रेजों को मारने के लिए। लेकिन वहीं गांधी जी नरम दल थे, किसी बात पर लाठी निकालते थे, और लाठी मारने के लिए नहीं, चलने के लिए, चलने के लिए, ठीक है ना। तो ये लोग भी उग्र टाइप का आदमी था, नया जोश था। 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया।
चावल, रबड़ आदि के दाम गिर गए थे। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थी। मतलब कि लोगों पर ये लोग अंधाधुंध बेवजह गोली मारने लगे। इनसे भी आगे बढ़कर हवाई जहाज से बमबारी भी की जाती थी और ज्यादा लोग अत्याचार करते थे तो ऊपर से बम फेंक देता था सब फ्रांस का। इन दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों की संख्या चली गई थी। आंदोलन दब सा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था। भले ही उस समय लोग तो चुप हो गए, लेकिन ज्वालामुखी अंदर ही अंदर जल रहा था, जो अंदर ही अंदर खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। उसके बाद कौन सी आंदोलन शुरू हुई? भूमिगत मतलब जमीन के अंडरग्राउंड होकर, कि ना गोली पहुंचे ना बम पहुंचे, अंदर अंदर गुट बनता था, एक बार अटैक करेंगे फिर घुस जाएंगे अंदर, ये प्लान बनने लगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।